नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लाइव इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि पैसे में कोई बुराई नहीं है, बल्कि उसका पाप उसकी अनैतिक कमाई और गलत उपयोग में निहित है। भारत के संदर्भ में आपने ये भी कहा कि व्यक्तियों द्वारा अनुचित धन का कब्जा भारतीय मानवता के विरुद्ध अपराध माना जाना चाहिए। एक जमाना था जब लोग सीबीआई का नाम सुनते ही डर जाते थे। वक्त बदला और इन दिनों लोगों को दबंग फिल्म के चर्चित डायलॉग थप्पड़ से डर नहीं लगता, माफिक प्यार से नहीं लेकिन ईडी से जरूर डर लगने लगा है। इन दिनों अखबार टीवी देखते वक्त आप अक्सर सुनते होंगे कि ईडी का छापा, ईडी की कार्रवाई, नेता से लेकर अफसर तक और कारोबारियों से लेकर उद्योगपति तक अब सीबीआई से ज्यादा ईडी से डरने लगे हैं। मानो किसी से पूछो कि क्या चल रहा है तो वो फौग की बजाय कह दे ईडी का खौफ चल रहा है। वादों के भरोसे मतदान करने वाले भारतीय मतदाताओं के लिए लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस घोषणा पत्र लेकर आई। न्याय पत्र के नाम से जारी किए गए अपने घोषणा पत्र में देश की सबसे पुरानी पार्टी ने कहा कि वो कानून को हथियार की तरह प्रयोग करने के मनमाने ढंग से तलाशी, जब्ती और कुर्की, मनमानी गिरफ्तारियों को समाप्त करेगी और वादा किया कि जमानत पर एक कानून बनाया जाएगा जो इस सिद्धांत पर काम करेगा कि जमानत नियम है, जेल अपवाद। संविधान की रक्षा खंड में लोकतंत्र को बचाना, डर को दूर करना, स्वतंत्रता बहाल करना अध्याय में शामिल इस वादे को प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई और मनी लॉन्ड्रिंग के रोकथाम के परोक्ष संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है। अधिनियम पीएमएलए 2002 वो कानून है जो ईडी के भ्रष्टाचार के आरोपी राजनेताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देती है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी सीपीआईएम ने जारी अपने घोषणा पत्र में कहा कि वो यूपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और पीएमएलए जैसे सभी कठोर कानूनों को खत्म करने के पक्ष में है। दरअसल पीएमएलए के कुछ सबसे कड़े प्रावधान अब विपक्षी नेताओं को नाराज कर रहे हैं, क्योंकि उनका उपयोग बिना मुकदमे के राजनेताओं को लंबी कैद सुनिश्चित करने के लिए किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए शासन के दौरान कानून में शामिल किए गए थे। 2014 के बाद से भाजपा के नेतृत्व वाले सरकारों ने भी पीएमएलए में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। पीएमएलए में जमानत कानून का पूर्वव्यापी आवेदन, ईडी को दी जाने वाली व्यापक पुलिस शक्तियां शामिल हैं और जिस तरह से इसके प्रावधानों को लागू किया जाता है उसे 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरी तरह से बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? 27 जुलाई 2022 को न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने पीएमएलए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। इसे 200 से अधिक व्यक्तिगत याचिकाओं के एक बेंच में चुनौती दी गई थी। पहली चुनौती वैकल्पिक आपराधिक कानून प्रणाली के खिलाफ थी, जिसे पीएमएलए बनता है क्योंकि ईडी को अपराध प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के दायरे से बाहर रखा गया है। ईडी को पुलिस नहीं माना जाता है और इसलिए वो तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी, संपत्तियों की कुर्की के लिए सीआरपीसी के प्रावधानों का पालन नहीं करती है। ईडी एक पुलिस एजेंसी नहीं है, इसलिए किसी आरोपी द्वारा ईडी को दिए गए बयान अदालत में स्वीकार्य है। विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में फैसले ने ईडी की इन व्यापक शक्तियों को बरकरार रखा। यूएपीए की तरह पीएमएलए भी जमानत देने के लिए कड़े मानक तय करती है। पीएमएलए के लिए धारा 45 नामक एक प्रावधान है। अदालतों को तब तक जमानत देने से रोकती है जब तक कि आरोपी यह साबित नहीं कर देते कि उनके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है और वे भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे। नवंबर 2017 में निकेश ताराचंद शाह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया। हालांकि संसद ने वित्त अधिनियम 2018 के माध्यम से पीएमएलए में संशोधन करके उन्हें वापस डाल दिया। इसे 2021 के फैसले द्वारा बरकरार रखा गया। 2021 के फैसले के कुछ हिस्से ईडी आरोपी को ईसीआईआर एक आपराधिक मामले में एफआईआर के समान का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं है। समीक्षाधीन यह फैसला अब देश का कानून है क्योंकि वहां के फैसले पर अमल पर कोई रोक नहीं है। पीएमएलए का संक्षिप्त इतिहास 1990 के दशक में वैश्विक आतंकवाद के आगमन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंक के वित्त पोषण और सीमाओं के पार अवैध धन की आवाजाही को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की स्थापना 1989 में दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग प्रयासों के समन्वय के लिए की गई थी। 8 और 10 जून 1998 को आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र द्वारा अपनाई गई राजनीतिक घोषणा के जवाब में पीएमएलए को अधिनियमित किया गया, जिसमें सदस्य राज्यों से राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून बनाने का आह्वान किया गया था। अधिनियम धन शोधन निवारण विधेयक 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 4 अगस्त 1998 को लोकसभा में पेश किया गया था। प्रस्तावित कानून मनी लॉन्ड्रिंग और संबंधित गतिविधियों को रोकने, अपराध की आय को जब्त करने, मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों के समन्वय के लिए एजेंसी और तंत्र की स्थापना आदि पर केंद्रित था। जैसे ही वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने विधेयक पेश किया, सभी राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया और कहा कि ये कठोर प्रावधान है। मुलायम सिंह यादव ने चेतावनी दी कि सरकार पर इस प्रावधानों का दुरुपयोग न करने का भरोसा नहीं किया जा सकता।
कांग्रेस ने विधेयक को संसद की प्रवर समिति को सौंपने की मांग का समर्थन किया। विधेयक को विभाग संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया, जिसने 4 मार्च 1999 को लोकसभा में अपनी 12वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। 29 अक्टूबर 1999 को सरकार ने लोकसभा में धन शोधन निवारण विधेयक 1999 पेश किया। यह विधेयक 12 फरवरी 1999 को लोकसभा द्वारा और 25 जुलाई 2002 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। 2 प्रमुख संशोधन। पिछले कुछ वर्षों में कानून को कई बार बदला गया है, लेकिन 2009 और 2012 में पीएमएलए में किए गए संशोधनों के माध्यम से ईडी ने राजनेताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की शक्तियां हासिल कर दी। 2009 में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत आपराधिक साजिश को कई अन्य अपराधों के बीच पीएमएलए की अनुसूची में जोड़ा गया था। इसने पिछले कुछ वर्षों में ईडी को किसी भी मामले में प्रवेश करने की अनुमति दी है जहां साजिश का आरोप लगाया जाता रहा, भले ही मुख्य अपराध पीएमएलए की अनुसूची का हिस्सा न हो। उदाहरण के लिए ईडी झारखंड में कथित भूमि हथियाने से संबंधित कुछ एफआईआर को अपने कब्जे में लेने में सक्षम रही, क्योंकि आईपीसी की धारा 120 बी लागू की गई थी। इससे ईडी को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जमीन हड़पने का मामला बनाने में मदद मिली। सोरेन फिलहाल रांची की जेल में है। 2009 में जहां तक लॉन्ड्र किए गए धन पर नजर रखने का सवाल है, ईडी को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार भी मिल गया। 2012 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पीसी एक्ट को भाग बी से भाग ए में स्थानांतरित करने के लिए पीएमएलए में संशोधन किया गया। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार के आरोपियों पर कड़ी जमानत शर्तें लागू हो गई। पीएमएलए की धारा 45(1) के अनुसार सरकारी वकील को जमानत पर यह कि किसी भी आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए। जहां सरकारी वकील जमानत का विरोध करता है, वही अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि यह मानने के लिए उचित आधार थे कि आरोपी दोषी नहीं था और जमानत दिए जाने पर उसके अपराध करने की संभावना नहीं है। हालांकि यह धारा कानून की अनुसूची के केवल भाग ए पर लागू होती है। जब संसद ने 2002 में पीएमएलए पारित किया तो भाग ए में केवल राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने और नशीली दवाओं की तस्करी जैसे अपराधों को शामिल किया गया था। लेकिन 2012 के संशोधन में भाग ए का विस्तार करते हुए इसमें पीसी अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम, पुनर्विशेष और कला खजाना अधिनियम, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994, पासपोर्ट अधिनियम, आईटी अधिनियम को भी शामिल किया गया। तो आज हमने आपको ईडी की शक्तियों के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।